देखिए, कल हम लोगों ने प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम D12 चार्ट की हम लोगों ने बात की थी और उसके कुछ सूत्रों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम इससे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि D12 चार्ट्स में हम अपने खानदान के लोगों को किस प्रकार से देखें तथा किस प्रकार से देखें कि हमारी कुंडली में जो पूर्व जन्म के जो दोष हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा आए हैं, वो कैसे देखते हैं। जैसे पितृ श्राप, अंगारक दोष, गुरु चंडाल दोष, ये बहुत सारे दोष वो हमें गहराई तक लेकर के जाएंगे और हमें रूट कॉज का पता चलेगा, प्रॉब्लम का हमें पता चलेगा। प्रणाम सर। आपको मैं स्क्रीन पर लेकर के जाता हूं और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। D12 चार्ट में हम किस तरीके से हम अपने दादा दादी एवं नाना नानी को देखते हैं। आपके सामने जो चार्ट है, वो चार्ट में जो नवम भाव है, ये हमारे पिता का है, फादर का है। अब इसको याद रखने के लिए, सिंपल बनाने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने दादा को समझना है कि आपके दादा कैसे थे, दादा के बारे में जो जो चीजें आप समझना चाहते हो, वो पंचम भाव से आ जाएंगी। क्यों आएंगी ये? क्योंकि नाइन्थ से नाइन्थ पंचम भाव है। पिता जब नवम भाव से देखा जाता है, जब नवम भाव, अभी सब म्यूट पे रहें तो ज्यादा बेटर है। जो म्यूट पर नहीं है वो अपने आप को म्यूट पर कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में आवाजें आएंगी तो एक फ्लो जो है वो टूट जाता है। नवम से नवम दादा होता है, तो पांचवा भाव आपके दादाजी को रिप्रेजेंट करता है। ये पंचम भाव आपके पूर्वजों द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को भी दिखाता है। इसी प्रकार से अगर आप अपने परदादा के बारे में समझना चाहते हैं कि आपके परदादा का क्या हिस्ट्री रही या परदादा का स्वभाव क्या रहा, तो आपको फर्स्ट हाउस पर जाना होगा। क्योंकि दादा से अगर हम नवम तक चलेंगे तो वो फर्स्ट हाउस आ जाएगा। इसी प्रकार से माँ को अगर हम देखें तो वो कुंडली के चौथे भाव यानी कि फोर्थ हाउस से देखते हैं। और अगर नानी को देखना है यानी माँ की माँ, तो चार कदम और आगे बढ़ेंगे तो सप्तम भाव से नानी को देखा जाएगा। पर चतुर्थ से जब हम नवम जाएंगे, यानी कि माँ के पिताजी नाना जी, ये कुंडली के 12वें भाव से देखा जाएगा। और पिता की माँ को देखना है यानी दादी को देखना है, तो नवम भाव से यदि पिता आते हैं तो उनसे चार कदम आगे चले तो चतुर्थ भाव से माँ देखी जाती है।
तो आप देखेंगे कि वो कुंडली के 12वें भाव से आती। ये सब चीजें आपने समझ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब भी आप पैटर्नल लीनियज देखते हैं, यानी कि पिता की तरफ से पूर्वजों को देखते हैं, तो जब भी आप दादा को देखेंगे तो साथ में सूर्य को जरूर देखना है कुंडली में। फिर से मैं बताऊंगा, दादा को देखेंगे या दादी को देखेंगे तो आपको जो भाव यहाँ पर दिखाए गए हैं वो तो देखने ही देखने हैं, पर सूर्य की ताकत को भी देखना है। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पंचम भाव से दादा देखते हैं और सूर्य की ताकत भी देखेंगे। फादर फ्रॉम 9th हाउस एंड सन, मदर फ्रॉम 4th हाउस एंड मून, यानी उसके कारक को भी देखना है। ग्रैंडफादर कम्स फ्रॉम 5th हाउस फ्रॉम लगना, यानी अगर हम लगन से देख रहे हैं तो पंचम भाव को दिखाता है और साथ में सूर्य को भी देखेंगे। ग्रैंड मदर जो कि 12वें भाव से आती हैं फ्रॉम लगना, साथ में सूरज को भी देखेंगे। इसी प्रकार से नाना 12वें भाव से देखे जाएंगे और चंद्रमा के बल को भी देखना है, यानी कि चंद्रमा की स्थिति को भी देखना है। नानी 7th भाव से आएंगी फ्रॉम लगना चार्ट और मून को, यानी कि चंद्रमा को भी देखना है। तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है हम लोगों ने। अगर हम सिंपल सिंपल देखना शुरू कर देंगे कि पंचम से दादा को देख रहे हैं पर सूरज की स्थिति को नहीं देख रहे हैं, तो वो सामंजस्य नहीं बनेगा। अब कुंडली में जो सेकंड हाउस है और 7th भाव है वो मारक स्थान है, ये तो हम सभी को पता है। पर यहां पर जो मारक स्थान केवल दूसरा और 7वां नहीं बताया गया, जिस रिलेटिव को भी आप देखना चाहते हैं उससे दूसरा भाव। जैसे कि दादाजी को अगर हम पंचम भाव से देख रहे हैं तो उनका मारक भाव जो होगा वो 6ठा भाव और 11वां भाव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पिताजी का मारक भाव देख रहे हैं तो 10th भाव और तीसरा भाव हो जाएगा। आप किसी भी रिलेटिव को उठा लीजिए, वो जिस भाव से उस रिलेटिव को देखा जाएगा उस भाव से दूसरा और 7वां भाव उस रिलेटिव के लिए मारक स्थान माना जाएगा। और ये भी हो सकता है जब उनकी दशा आए, जब उनकी दशा आए, उन भावों की दशा आए, भाव के स्वामियों की दशा आए, तो बच्चा होने के बाद या बच्चा होने से कुछ समय पहले उन रिलेटिव की डेथ भी हो सकती है। ये बड़ा गहरा सूत्र है। अगर ये समझना हो कि किस दशा में दादाजी जाएंगे या पिताजी जाएंगे या माताजी जाएंगी, अक्सर कुछ लोगों का ये बड़ा भारी प्रश्न होता है कि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या रहेगा, या माताजी की तबीयत ठीक नहीं है उनका क्या रहेगा। तो मेरा ये मानना है, आप D1 चार्ट में और नमांश में तो देखते ही देखते हो, पर ज्यादा सटीकता से देखने के लिए D12 चार्ट का सहारा लेना चाहिए आप लोग।
अब पूरे के पूरे 12 भावों से D12 चार्ट के 12 भाव से कैसे देखा जाता है, किस भाव से क्या आता है। D12 चार्ट का पहला जो भाव है वो आपके परदादा को तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में ये भी बताता है कि आपके और आपके परिवार के बीच की बॉन्डिंग कैसी है। आपके अपने माता पिता और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं, या आपका एटीट्यूड क्या है अपने पूर्वजों के प्रति। जैसे कुछ लोगों का एटीट्यूड अपने पूर्वजों के प्रति बड़ा सम्मान पूर्वक होता है, परंतु कुछ लोगों का विपरीत भी हो सकता है। पहले भाव में अगर मैलेफिक ग्रह बैठ जाएंगे तो इस बॉन्ड को कमजोर बनाता है। जो आपस की जो बॉन्डिंग होगी उनमें कमी होगी, और साथ में ये भी दिखाएगा, अगर यहाँ मैलेफिक ग्रह बैठ गया है, बॉन्डिंग में कमी है अपने पेरेंट्स से, उस खानदान के ही परिवार के लोगों में आपस में ही बॉन्डिंग की कमी हो। मतलब केवल उस बच्चे के में ही नहीं होगी ये बात, बल्कि जैसे चाचा ताऊ दादा के बच्चे और दूसरे परदादा के बच्चे, उनमें आपस में भी कोई खास बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई खास अच्छा रिलेशन नहीं होगा। अगर ये लगन का लॉर्ड केंद्र में बैठे तो उत्तम है, त्रिकोण में बैठे तो अति उत्तम है। यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छा माना जाएगा। परंतु अगर लगन का लॉर्ड सेकंड हाउस में या 11वें भाव में हो तो उसे न्यूट्रल मानते हैं, मतलब ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, ना अच्छा है ना बुरा है। परंतु अगर लगन का लॉर्ड तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें में और 12वें भाव में बैठे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा भाव D12 चार्ट का सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपके पूर्वजों का धन, या जरूरी नहीं कि पूर्वज शक्तिशाली हो या बड़े धनवान हो, ये जरूरी नहीं है सेकंड हाउस से। अगर वो धनवान नहीं भी हो और ये अच्छा हो है तो ये समझो उन लोगों के पास जो भी कुछ अवेलेबल होगा उस धन से आपको सपोर्ट बहुत मिलेगी। मान लीजिए एक पिता ऐसा है जिसके पास, बेचारे के पास मात्र 10 लाख रुपए, और पर बेटे को आवश्यकता है तो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए उस बेटे पे लगाने को तैयार हो जाएगा। और एक बाप ऐसा है जो 1 करोड़ रुपया है, बेटे को 1 करोड़ चाहिए, पर वो 1 करोड़ उसे देने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि इसमें से मैं कुछ बचा लूं, कुछ कम दूं। तो जो फैमिली सपोर्ट है वो जब प्राप्त होती है जब दूसरा भाव अच्छा हो, या इसमें अगर कोई भी पाप ग्रह बैठेगा तो उस जातक को धन से संबंधित या किसी भी प्रकार की फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। तीसरा भाव बहुत सी चीजों को वैसे तो दिखाता है, परंतु हमने एक लाइन में समझने के लिए सिर्फ ये बता दिया कि भाई एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता ने कितना एफर्ट्स लगाया
आपकी पालना करने में, या कितना एफर्ट्स वो लगाएंगे। कई बार बेचारे कुछ लोग बड़े अनलकी होते हैं कि उनके माता पिता या तो होते ही नहीं, या उनके हालात इतने कमजोर होते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पाते, साथ में वो उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं करते। जैसे किसी का पिताजी और निकम्मा टाइप का आदमी, सारा दिन अपने गांव में अपने ताश ताश खेलता मिले और बीड़ी पीता मिले और फालतू बातें करता चले, और परिवार की तरफ ध्यान ना दे, तो ये उन बातों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये तीसरा भाव अच्छा होगा तो दिखाता है आप लोगों की तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों को ऊंचा उठाने के लिए आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की है। कई लोग कहते हैं ना, हमारे तो बुजुर्ग ऐसे ही थे, मौज मस्ती मारा करते, कोई काम धाम तो करते नहीं थे, मौज मस्ती मारा करते, प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी बेच लिया करते, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती प्रॉपर्टी बेच लेते थे। तो उनका मतलब है तीसरा भाव अच्छा नहीं था। फोर्थ हाउस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमें, जहां पर माँ को तो दिखाते ही है, मदर्स के बारे में बताते हैं ये, साथ में ही हमारे परिवार से मिलने वाली खुशियां, हमारे परिवार से मिलने वाले कंफर्ट्स को भी दिखाते हैं। चौथे भाव में यदि पापक ग्रह बैठ जाएंगे तो हैप्पीनेस को कमजोर कर देंगे। तो इसको देखने का तरीका क्या होता है? फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है, यानी कि केंद्र में है या त्रिकोण में है, कहां पर बैठा है, और फोर्थ हाउस में क्या शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत उपयोगिता है। ये आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए पुण्यों को दिखाता है। अब पुण्यों के मतलब अच्छे कर्मों से, पॉजिटिव कर्मास। पॉजिटिव कर्मा में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसी चीजें जो नैतिकता के अनुकूल हो, जो नैतिक हो, सामाजिक हो और कानूनी रूप से उचित हो। आध्यात्मिक रूप से जिन बातों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, वो सभी गुण अगर आपके पूर्वजों में रहे और उन्होंने अपने कर्मों में पॉजिटिव कर्म ही ऐड करते रहे, तो उसका लेखा जोखा पंचम भाव में होता है। अगर पंचम भाव मजबूत निकला और आप इस जीवन में कम एफर्ट्स भी करते हैं, तो भी आपके पूर्वजों द्वारा किए गए पुण्य कर्म आपके ऊपर आशीर्वाद बन के इस जन्म में आप पर बरसेंगे, और आपको कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त, कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त। पंचम भाव इस बात को भी दिखाता है कि आपके पूर्वज किस देवी देवता में आस्था रखते थे, या वो आस्तिक थे कि नहीं थे। ये सब पंचम भाव दिखा, साधना का क्षेत्र हो, मंत्रों का क्षेत्र हो, या ज्ञान मार्ग, क्या वो आपको ज्ञान की बातें बता करके गए। ये सब पंचम भाव से आता है।
छठा भाव, पूर्वजों का कर्जा भी कैसे क्रिएट होता है। जैसे दादाजी ने किसी से पैसे उधार लिए पर कभी किसी के चुकाए नहीं, किसी का मकान किराए पे लिया और उसको हड़प लिया, किसी पड़ोसी की जमीन हड़प ली, ये जैसे मर्जी कर लिया। उन्होंने किसी के साथ भी गलत कर लिया, किसी का ले लिया और लेकर के लौटाया नहीं, या वे लोग मुफ्तखोरी के शिकार रहे। मुफ्तखोरी का मतलब सिर्फ यही इच्छा पाल के बैठे रहते हैं कि कोई भगवान उनको कोई ऐसा चक्कर चलाए कि उनको सब कुछ फ्री में मिलता रहे। तो मुफ्तखोरी एक प्रकार से कर्जा क्रिएट करती है। जैसे हम किसी का कुछ ले लेते हैं और उसको वापस लौटाते नहीं है, वो अपनी आने वाली संतानों के लिए बड़ा कर्जा क्रिएट करके जा रहे हैं और ये उनके संतानों को भुगतना पड़ेगा। और अगर वो संतानें भी नहीं भुगतती तो कर्जा बढ़ता हुआ रहता है, और जैसे आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, इसी प्रकार से कर्मों का भी चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। छठा भाव उन बीमारियों को भी दिखाता है, उन परेशानियों को भी दिखाता है जो आपके पूर्वजों के कर्मों से ही उत्पन्न हुई हैं। मतलब आपका कोई कसूर नहीं, पर आपके पूर्वजों के जो कर्म किए थे, नकारात्मक कर्म किए थे, उनकी वजह से ही आपको उन रोगों का सामना करना पड़ रहा है। सप्तम भाव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका अपना जीवन साथी, आपको इस लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये सप्तम भाव बताएगा। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और वो भी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, उनको भी ये सप्तम भाव ही देखना चाहिए। क्या आपके पूर्वजों में वो गुण हैं जो पार्टनरशिप को निभा दे? वो बात आपको सप्तम भाव बता रहा है। ये तो समझाने के लिए बोल दिया कि आपका जीवन साथी ऐसा आएगा, पर वास्तविकता में तो ये आपको वो चीज समझा रहा है कि क्या आपके पूर्वज भी ऐसे थे जो अपनी मैरिज लाइफ को परफेक्टली चलाने में यकीन रखते थे। अब बड़ी काम की बात निकली। आपके माता पिता का मैरिज लाइफ कैसी थी, वो भी ये सप्तम भाव ही दिखा रहा है। आपके पूर्वजों का मैरिज लाइफ कैसे था, ये सप्तम भाव ही दिखा रहा है। और आपकी भी मैरिज लाइफ कैसे रहने वाली है, वो भी सप्तम भाव ही दिखा रहा है। तो जैसे कई बार शादी करते वक्त समाज में ये देखते हैं कि यार खानदान के लोगों से रिश्ता जोड़ो, अच्छा रहेगा, कि क्या उनके परिवार में ऐसा कोई परंपरा तो नहीं कि किसी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया हो या हत्या कर दी हो, या उनके घर में बहुओं की कोई मिस हैपनिंग होती हो। तो सारी पूरी की पूरी जांच परख लोग करते हैं ना, करते एक तरह से वो ये बता पूछ ढूंढ रहे हैं कि क्या इनके बुजुर्गों में, इनके पूर्वजों में भी सेम गुण हैं।
कि वो मैरिज लाइफ को पूरा चलाएंगे। क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर ये गुण हमें पूर्वजों से ही प्राप्त होता है। अगर हमारे पूर्वज मैरिज लाइफ को अच्छे से नहीं चलाते थे, तो आप जिन बुजुर्गों को देख रहे हैं, उनकी भी अपनी वाइफ से नहीं बनती, ये भी समझ लो। उनके भी झगड़े रहते। अगर आपके माँ बाप के भी नहीं बनती, तो आपके दादा दादी की भी आपस में नहीं बनती। वो हो सकता है कि आपको पूरा ना पता हो। अगर ये कभी पता चले तो आप भी हैरान हो जाओगे। और आप देखेंगे, जिनके माँ बाप के आपस के संबंध अच्छे नहीं है, तो बच्चों की मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसको कोई नहीं बच सकता। इस बात से कोई नहीं बच सकता। अरे ये किसी ने लिख दिया, ये ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अरे सॉरी सर, मैं मुझे नहीं पता, वो स्क्रीन शेयर हो रहा है। सॉरी सॉरी। ओ, अच्छा, नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं तो ये सोच रहा हूं, मैं तो हाथ दोनों ऐसे करके, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। कोई बात सॉरी। नहीं है, कोई बात नहीं है। कि पूर्वजों की ज्यादा बात कर रहे हैं, कोई पूर्वज ही आ गए हैं कि कह रहे बेटा क्या समझा रहे हो। चलो, अष्टम भाव। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, सारी मैरिज का सिस्टम, पूरा मैरिज का सिस्टम इस सप्तम भाव में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यहां मैलेफिक ग्रह आ गया, ये आपके पूर्वजों के संस्कारों को तो दिखा ही रहा है। कौन सा संस्कार? मैरिज को निभाने वाला, मैरिज को अच्छे से चलाने वाला संस्कार। उसमें कमी पैदा कर देगा अगर मैलेफिक ग्रह है तो। जैसे कोई मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, ये राहु बैठ गया, ये गड़बड़ कर देंगे। परंतु अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया, गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाएंगे, तो बहुत बेटर है। ये दिखाता है कि हमारी परंपरा भी ऐसी रहेगी। अच्छा, ये बड़ा आपको सीक्रेट फार्मूला बता देता हूँ। अभी तो आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोगों के बच्चों की शादियां होनी है। अगर जिस बहू को आप अपने घर में लेकर के आ रहे हो, उसका D12 चार्ट देख लो। अगर उसके सप्तम भाव में शुभ ग्रह है ना, चाहे वो कितनी ही गुस्से वाली हो, कितनी ही जिद्दी हो, आप आंख बंद करके ले आना, वो घर गृहस्थी निभा देगी। और अगर यहाँ मैलेफिक ग्रह हो, चाहे लोग इसकी कितनी भी तारीफ करें कि भाई ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, फिर भी वो बच्चे के साथ खटखट खटखट रखेगी ही रखेगी। आप इसी प्रकार से अगर अपनी लड़की किसी को दे रहे हो, आप भी लड़के का सप्तम भाव देख सकते हो, D12 60 का। इससे पता चल जाएगा ये लड़का ऐसा तो नहीं है जो छोड़ छाड़ के साइड में हो जाएगा, छोटी सी बात पे सेपरेट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बताया था। D12 चार्ट के बहुत उपयोग है। आप इसको जितनी बार खंगाल खंगाल के देखेंगे, घुमा घुमा करके देखेंगे, आपको हर बार एक नया इंसाइट मिलेगा। आठ, अष्टम भाव, पूर्वजों की पैतृक संपत्ति। अब लोग बड़े खुश हो रहे होंगे कि इससे प्रॉपर्टी का पता चलेगा। नहीं, ये है पूर्वजों के द्वारा दिए गए वो गुण, जिन गुणों ने आपको फंसा के रखा हुआ, जिन गुणों की वजह से आप तरक्की उन्नति नहीं कर पाते, जिन गुणों की वजह से आपको ह्यूमिलेशंस का शिकार होना पड़ता है, या जे ऐसे कोई मानसिक रोग, फोबिया का प्रॉब्लम, ये सब अष्टम से ही पता चलेगी। कि दिखाता कि जैसे मान लो हमारे कोई बुजुर्ग हो और वो भूत प्रेतों से बड़े डरते हो, भूत का नाम लेते ही वो एकदम अलर्ट हो जाए, तो ये ऐसी ही परंपरा यहाँ पर भी रिप्रेजेंट। मानसिक रोग, मानसिक भय, ये हमारे DNA में कैसे आ गए, ये अष्टम भाव ही बताएगा।
यहां पर अगर कोई ताकतवर मीन्स शुभ ग्रह कोई बैठा हुआ है तो कम से कम मानसिक रोगों से मुक्ति दे देगा। बेशक वो ग्रह खुद फंस जाए, मैं ये नहीं कहता वो ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा, बेशक वो खुद फंस जाए, पर काफी हद तक आप लोगों को फायदा करते हैं। तो व्यक्ति इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। नवम भाव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवम भाव बताता है कि आपके पूर्वजों का रुझान अध्यात्म को लेकर के कैसा था, नॉलेज को लेकर के कैसा था, हायर एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते थे। जैसे कई बार बड़े बुजुर्ग होते हैं, बेशक वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, पर वो चाहते हैं कि उनके बेटे पोते बहुत हायर एजुकेशन में जाएं, और वो बड़े खुश होते हैं जब उनके बच्चे हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये अगर ताकतवर हो जाए तो ये दिखाता है कि आपके बुजुर्गों ने समाज कल्याण के लिए एनजीओ बनाए हैं, ट्रस्ट बनाए हैं, या मंदिर निर्माण भी करवाया हो सकता है। कोई धर्मशालाएं बनाई हैं, कुएं तैयार करवाए हैं, मतलब पानी पीने की व्यवस्था, यात्रियों के ठहरने की सुविधा, ये सब सामाजिक कार्य आपके बुजुर्गों के द्वारा किए गए हैं या नहीं। पर वास्तव में तो ये बता रहे हैं आपके अंदर भी वो गुण है कि नहीं। क्या आपकी ऐसी इच्छा जागती है कि हम भी कुछ ऐसा कर दें, हम भी कोई मंदिर निर्माण करवाएं जो हजारों लोगों के काम आए, वहां पे देवी देवताओं के दर्शन, या तीर्थ स्थान पर जाकर के, किसी तीर्थ पर जाकर के कोई जल की व्यवस्था, कोई यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, या कोई भी अच्छा कार्य, अच्छा पुण्य कार्य करवाएं। क्या हमारे अंदर भी ये चीजें पैदा हो रही हैं? ये जब ही होंगी जब ये नवम भाव अच्छा होगा। नवम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह, नवम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह इस तरह के गुण पैदा करते हैं। 10th हाउस, पूर्वजों के कर्म, ओवरऑल कर्मा। अभी तक तो अलग अलग प्रकार के, पंचम से देखे पुण्य कर्मा, अष्टम से देखे गलत कर्मा, और दसम ओवरऑल हर तरह के कर्म। और आपके पूर्वज काम काज को लेकर के, नौकरी रोजगार को लेकर के, व्यापार को लेकर के क्या सोचते थे। अगर दसम भाव मजबूत है तो ये दिखाता है कि आपके पूर्वज भी कर्मयोगी कर्मठ थे, उनमें भी कर्म करने की, मेहनत करने की, मशक्कत करने की ताकत बहुत थी, और वो आप में भी गुण ट्रांसफर होगा। पर ये गुण कब ट्रांसफर होगा? जब 10th लॉर्ड वेल प्लेस्ड होगा, अदरवाइज ट्रांसफर होगा जरूरी नहीं। यहाँ दो बातें जो मैं बता रहा हूं भाई, ये चीज होंगी, पर वो चीजें जब ही प्राप्त होंगी आपको जब भाव के स्वामी वेल प्लेस्ड होंगे। अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो बात नहीं बनेगी। 11वां भाव, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त लाभ। ये गलत लिख दिया इसमें हिंदी में। आपको अपने पूर्वजों से कितना लाभ प्राप्त होगा, ये 11वां भाव ही बताता है। 12वां भाव जो मैंने सबसे पहले करवाया था, आपके वंश परंपरा को, लीनिएज को, गोत्र को बताता है, साथ में नाना और दादी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये थे कुंडली के 12 भाव। इन 12 भावों से आप अपने पूर्वजों के बारे में समझ सकते। आप कुछ स्टेप समझ लो, करने में बहुत सारे लोगों को गलतियां होंगी। आज कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे
ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे लगा कि गड़बड़ियां काफी हैं, छोटी मोटी गड़बड़ियां नहीं है। देखो, वैदिक ज्योतिष में कुंडली के सूत्र केवल ये भाव भावेश और कारक से ही नहीं पता चलता। हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि किसी चीज की प्राप्ति कैसे होती है। अगर प्राप्ति होने का नहीं पता तो बड़ी दिक्कत है। जैसे पंचम भाव से आप कोई चीज देख रहे हैं और आपने देखा बड़े पंचम भाव तो बड़ा अच्छा है। अब अच्छे की क्या डेफिनेशन, इसको कैसे अच्छा मान रहे हो, क्यों अच्छा मान रहे हो? अगर पंचम भाव कहां पर जाकर के हमें हेल्प करेगा, तो आपने देखना है पंचम भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, तो उससे तो ताकत प्राप्त हो रही है, पंचम भाव का बल प्राप्त हो रहा है। आपको ये पता चल रहा है पंचम भाव कितना सक्षम है आपको रिजल्ट देने में। पर उसका रिजल्ट देगा कौन, कौन बताएगा आप में से? पंचम भाव का रिजल्ट किसके हाथ में है देना? कारक पे आती है। कारक तो अवेलेबिलिटी है कि चीज अवेलेबल है कि नहीं। किसके ग्रीन सिग्नल दिखाने पर वो रिजल्ट दिखाएगा? लाड सर, लाड स्वामी की दशा आएगी, स्वामी की दशा लाड आएगी। पूरी की दशाओं को भूलो एक मिनट के लिए। पूरी तो जुपिटर भाव से भाव की स्थिति हमेशा ध्यान रखना। पंचम का सुख नवम से प्राप्त होगा, हमेशा ध्यान रखना। पंचम का सुख यानी कि पंचम से जो प्राप्तियां होनी है, जब तक नवम अलाउ नहीं करेगा नहीं। जैसे चौथे भाव क्या मन की खुशी का होता है कि नहीं होता? और मैं मजाक में कहता हूं कि भाई, मन की खुशी के लिए आप चौथा भाव देख तो रहे हो, पर उसको अलाउ तो सातवां भाव करेगा। चौथे से चौथा, हमेशा ध्यान रखें, चौथे से चौथा जब तक सप्तम भाव अलाउ नहीं करेगा आपको, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से खुश कैसे रह सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, पति पत्नी में विवाद है, पत विवाद नहीं है तो छोटा मोटा मनमुटाव ही है, इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है, तो आप अपने घर में हैप्पी कैसे रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। ऐसे समझो कि कौन से घर की चाबी किसके पास है? फोर्थ हाउस की चाबी सेवंथ हाउस के पास में, फिफ्थ हाउस की चाबी नाइन्थ हाउस के पास में, टेंथ हाउस की चाबी किसके पास में? टेंथ से टेंथ गिनो, टेंथ से टेंथ गिनो तो आएगा सेवन। अगर आप कहे कि सब दसम भाव सफलता का है, भाई सफलता कह तो दिया, पर वो प्राप्त कब होगी? प्राप्ति का समय कब होगा, कब मिलेगी आपको? जब तक सेवंथ हाउस ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाएगा नहीं होगा। इसीलिए तो बेसिक ज्योतिष जब हम सीख रहे होते हैं, बड़ी भूल भुलैया होती है कि साहब गुरुजी ने अभी तो बताया तो मारक है और इसकी मारक की दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, व्यक्ति को जो है ना सफलता मिल गई, और सफलता भी बड़ी गजब की सफलता मिल गई। ये क्या हो गया साहब, ऐसा कैसे हो गया? है ना, ऐसे प्रश्न उठता है। दसम का दसम, ऑलवेज रिमेम्बर। और इसकी फिलॉसफी में आप गहराई में जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो भाव से भाव की स्थिति, भवत भवाम, इस सूत्र को जब तक नहीं लगाएंगे, आप इस D12 चार्ट के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन आपका हुआ है कि दादाजी को 5वें से देखते हैं, पिताजी को 9वें से देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। कल गोत्र में ही कंफ्यूज हो गए आप लोग, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं। क्योंकि वो अगर जिसने भी पहले किया होता कि अगर 2 ग्रह या 3 ग्रह कहीं पर इकट्ठे हो जाएं
तो वहां पे जो सबसे शक्तिशाली होता है उसको कैसे जांचा परखा जा, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो बेसिक हैं, रूल्स हैं जो वैदिक ज्योतिष के, अगर वो हमें समझ आ गए हैं, और कल तो मैंने खुद ही बता दिया था जो सब दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो ही उसको मान लीजिएगा। और किसी के अगर भाव में कोई ग्रह नहीं है तो भाव के लॉर्ड को उठा लीजिएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है। और इस चार्ट को छोड़ना नहीं है बस। सर इस मामा मामी चाचा चाची कैसे देखेंगे? बहुत सारी मछली से देख। बहुत सारी चीजों को, उर्मिला जी एक मिनट आप पेशेंस रखो, वरना काय को चाचा चाची के पास जाना है? यहाँ दादा दादी तो सुलट ले। आपको बहुत सारे रहस्य इस D12 चार्ट में छिपे हुए पड़े। कहाँ बहुत उपयोग है? बीमारियों के बारे में पता लगा इस चार्ट से, गुण स्वभाव प्रकृति के बारे में पता लगा। और ये देखो कि कोई ग्रहण दोष तो नहीं बन रहा, किसी प्रकार का सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक दोष, पितृ दोष, मातृ दोष, ये दोष अगर इस चार्ट में है तो सीरियस है ये। इसका मतलब परिवार से ही मामला चला आ रहा है। विष दोष, कहीं शनि चंद्रमा का मेल तो नहीं है? पता चला ये तो पूर्वज भी मानसिक रूप से परेशान थे, इसी वजह से हम भी मानसिक रूप से परेशान हैं। ऐसी चीजों की फैक्ट फाइंडिंग करो जो आपके जीवन में परिवर्तन पैदा कर दे, जो आपके जीवन में परिवर्तन पैदा कर दें, जिनको लेकर के आप जीवन में आगे प्लानिंग बना सके कि यार कमी क्या रह गई। जो पूर्वज हमारे ऊपर कर्जा छोड़ के गए हैं, चुकाना तो हमें है। हम बिना चुकाए भाग जाएंगे तो हमारे बच्चे फंस जाएंगे। सब ये ध्यान रखें, जो भी कुछ कर रहे हैं इस संसार में, जितने हम, जिसको कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में, घुटने रगड़वा रहे हैं हम अपने, जितने घुटने रगड़ रहे हैं ना, सब हम अपनी औलाद के लिए ही कर रहे हैं। और कोई सोचता है मैं अपनी औलाद के लिए नहीं कर रहा, तो वो भी बहुत अच्छा है। मत कर भाई, तू एक बार ऊपर जा करके देख, औलाद अपने आप लेगी। तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तेरे हाथ में क्षणिक भर एक पैसे की पावर नहीं है कि तू चाहे कि मैं अपने बच्चों को ना दे पाऊं। भाई वो अपने आप हिसाब किताब कर लेंगे। अगर उन्हें ये सिद्ध करना पड़ गया कि हमारा बाप पागल था, तो वो भी कर देंगे प्रॉपर्टी के चक्कर में। इस चक्कर में मत रह जाना कि कई लोग कहते हैं हम नाम लिखवा देंगे फलाना, वो मुकदमा ठोक देंगे, कहते हैं जी हमारा बाप तो पागल था, गलती से दे गया इनको, तो उसके ऊपर भी मुकदमा खड़ा कर देंगे। तो आप जो भी आज अपने एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, वो सब कुछ जाना तो बच्चों के नाम ही है। तो ऐसे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया होगा, ऐसे हमारे दादा दादी ने हमारे पिताजी के लिए किया होगा, हमारे पूर्वजों ने उनसे नीचे वालों के साथ किया होगा। और ये जो कर कर के गए, और वो जो एसेट्स क्रिएट करने में जो पाप कर्म हुआ है, जो किसी का पैसा दबा लिया, किसी का छिपा लिया, वो सब हमारे रोग के रूप में, रिलेशनशिप की खराबियों के रूप में कहीं ना कहीं हमारे को देना पड़ रहा है, आगे हमारे बच्चों को देना पड़ेगा। ये D12 चार्ट रूट्स पे जाकर के काम करने वाला चार्ट है। इसलिए मैं कहूंगा इस पर भगदड़ ना मचाएं, बड़े ढंग से इसको समझें, और वन बाय वन स्टेप जो बेहतरीन से बेहतरीन सूत्र मुझे मिले, वो सूत्र मैंने आपको देने का काम किया है। मेरी समझ से जो मुझे लगा है वो बेहतरीन देने का कार्य किया है। जितना ज्यादा गहरा जाओगे, हो सकता है आप इनसे भी ज्यादा बेटर सूत्र निकाल लो। तो आप अपनी कुंडलियों में देखो, अपने बच्चों के चार्ट में देखो। और एक चीज कमाल की है, कुछ चीजें रिपीटिशन में मिलेंगी,
कुछ चीजें रिपीट मिलेंगी आपको, कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो आपके पिताजी भी कर रहे हैं, वो आपके दादाजी भी कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको पकड़ में आ जाएगी। और फिर देखो, इवन अगर आप बहुत इमोशनल हो, आपको लगता है, तो माता से गुण आया है, पिताजी से आया है, ये भी इसमें पता चल जाएगा। बड़ा गहरा है इसमें। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करो। कुंडली को घुमा घुमा करके देखो, आपकी माँ की जो मैरिज लाइफ कैसी थी। अब मदर को फोर्थ हाउस जो है, उसको लगन बना लो, उसका जो सप्तम आएगा वो उसकी मैरिज को दिखाएगा। सिंपल। आपके पिताजी अपनी मैरिज लाइफ के बारे में कैसे सोचते थे, आप ऐसे अपने दादाजी की भी मैरिज लाइफ पता लगा सकते। आपके दादाजी है की मैरिज लाइफ कैसी रही, और आप उस कुंडली को घुमाओ। ये कुंडली समझो, जैसे आपने आटा पीसने की जो चक्की होती है ना पुराने टाइम में, ऐसे ऐसे घुमाते ना, बस ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली चक्की होती है। जिसको ये चक्की ढंग से चलानी आ गई ना, बस उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जिसको ये चक्की नहीं चलानी आई ना, वो हमेशा गुरुजी पर ही क्वेश्चन मार्क उठा देगा, कि गुरुजी ने मुझे ये नहीं समझाया, मुझे वो नहीं समझाया। चक्की चलानी सीखो बस। किसी की भी मैरिज लाइफ के बारे में आपको पता करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ गीतांजलि जी, अब बताइए। हरिओम गुरुजी। हरिओम। एक्चुअली गुरुजी हमारे परिवार में 4 जनरेशन साथ में रहते हैं। तो मैं मतलब मतलब मेरे हस्बैंड की कुंडली से समझने की कोशिश कर रही थी D12। लेकिन जो चीजें यहाँ D12 में दिख रही है, क्योंकि हम लोगों ने 4 जनरेशन हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो जैसे हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, ये सब उनके ऊपर के भी लीनेज को देख चुके हैं। तो ऐसे सच्चा रोग ऋण शत्रु वाला कुछ भी सिनेरियो है नहीं। जबकि ये लोग सबको हेल्पफुल रहना वगैरह सब है। लेकिन लोया जी की कुंडली में लग्नेश 2nd भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का नहीं, स्वामी, ये सात गीता जी, छठे भाव में आके बैठ गए। गीतांजलि जी ये बात मुझे मत बताओ। मैं तो कहता हूँ नहीं समझ में आएगा अभी। ठंडी ठंडी सांसें लो और फिर आराम से देखो। क्योंकि आप जब तक हमारे सूत्र कमजोर रहेंगे, जब तक फार्मूला लगाना नहीं आएगा, इसकी कहोगे तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि ये फलाने भाव का स्वामी छठे में चला गया, छठे में जाने पर ये भी तो देखो आगे जाकर के उसका डिस्पोजिटर कैसा है। केवल छठे में जाने से क्या हो जाएगा, भाव से थोड़ी क्या हो जाएगा बताओ। वो ग्रह एज ए कारक अच्छा नहीं हुआ। ग्रह एज ए कारक, जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझोगे, बात नहीं बनेगी। ग्रह एज ए का, जब भी कोई ग्रह, ध्यान से समझिए, छठे में जब जाएगा, वो एज ए कारक अच्छा नहीं। पर जरूरी थोड़ी है कि एज ए लॉर्ड भी वो अच्छा ना हो सकता है उसका डिस्पोजिटर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए। उसको चारों सिर्फ तरफ से डिपोजिट देखो, में कोई नहीं समझ नीच, पाए। नहीं नहीं, मैं आपके वही है ना, फिर हर कोई कहेगा जी मेरे परिवार का देखो, मेरे परिवार का देखो, नहीं बहुत नहीं सारे। नहीं, डिस्पोजिटर का मतलब नहीं समझ पाई इंग्लिश। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं गीतांजलि जी, मैं बताता हूँ। तो मैं समझ तो गया था, मैंने कहा ना आज व्हाट्सएप पे जो बात चल रही थी, मैं समझ गया कुछ ना कुछ लैकिंग है, तो इसलिए डिस्कशन चल रहा है। तो जब आपने पूछा तो भी मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं लैकिंग है। डिस्पोजिटर का मतलब होता है, एक तो इस डिस्पोजिटर के हमारे एस्ट्रो पाठशाला में कई वीडियो हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये डिस्पोजिटर का कंसेप्ट जरूर समझिए। अभी इतना जल्दी में ये समझ लीजिए, ग्रह जिस राशि में बैठा है, ग्रह जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर वो स्ट्रांग बैठा है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं। जैसे कि कर्क राशि में मंगल नीच राशि का बैठा है, और वो बैठ गया कहीं ऊट पटांग जगह पे, मतलब कमजोर जगह पे। एक तो थाई कमजोर, क्योंकि नीच का हो गया, ऊपर से और गलत जगह बैठ गया जाकर के। पर पता चला उसका जो डिस्पोजिटर
उसका डिस्पोजिटर कौन हो जाएगा? क्योंकि वो कर्क हाँ। राशि में नीच का चंद्रमा। पता चला चंद्रमा उच्च का हो गया और होकर के केंद्रीय त्रिकोण में चला गया। हम्म। उसमें मंगल की कमजोरी जैसे गुण देखने को नहीं मिले। तो ये प्रॉपर्टी चीज यहाँ हो गई है। है। बुध जाके केंद्र में बैठ चुका है, दशम भाव में। ये देख बस। तो मैंने कहा गुरुजी पे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, गुरुजी बेचारे 25 साल चक्की चला के आए हैं, तो आ नहीं, जाएगा। मैं डाउट था इसीलिए पूछा ना कि आप जो बोल रहे हो ऐसा मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है, तो वही डाउट सब था ना दिखेगा, मुझे। सब तो दिखेगा। करेंगे। गुरु गुरु की दृष्टि में रहोगे तो आंखों पे जो है ना एकदम चमक आ जाएगी, सब दिखने लगेगा धीरे धीरे। जी लीना। धन्यवाद। हाँ सर लीना जैसे जी। विष दोष और चंद्रमा वो चंद्र ग्रहण वाला स्थिति बन जाता है, तो इसके अगर हम उपाय करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं, पर देखना पड़ेगा। दो तरीके हैं। एक तो इनके जी देवता, D12 जी चार्ट को 4 डिवीजन में बांट जी और उनके देवता बना दिए गए। एक है हम्म, गणपति जी, जी गणपति जी। एक यम बना दिए, एक अश्वनी कुमार बना दिए, और एक सर्प आही भी कहा जाता जी है। एक तो ये तरीका है, पर ये तरीका बड़ा टफ है, क्योंकि यम की जी पूजा कैसे की जाएगी और उपाय कैसे किया जाएगा सही मायने में तो मुझे भी नहीं आइडिया। मैं आपको क्या जी रेमेडी दूंगा? है। जी यमराज का मंदिर भी है हमारे देश में। कहाँ पर है मालूम है किसी को? कोई है हिमाचल से? जी गुरु जी। हाँ, है कि नहीं? पता नहीं। अरे यार, पता तो करो। हैं? खैर, हमने In खैर ऐसी Tamil कोई Nadu, one रेमेडी temple is there, Guruji. In है। Tamil Nadu, in Tamil Nadu, one temple is there, Yama temple. चंबा में तमिलनाडु में है Tamil भी Nadu, है। सर। in Tamil चंबा Nadu. में है सर। चंबा में तो है, वो तो मुझे मालूम है, पर तमिलनाडु का मुझे आइडिया नहीं है। Is पर there? जो I went एक there. डॉक्यूमेंट्री आ रही थी तो उसमें वो सज्जन जो समझा रहे थे, वो कहते इंडिया में एक ही जगह है। मुझे लगा हो सकता है एक ही जगह हो, मैं तो डॉक्यूमेंट्री में देखा था। तो एक तो तरीका लीना जी ये है। दूसरा तरीका जी वो है जो हम ज्योतिष में रेमेडी करते आए, वो पूजा रेमेडी का करके। सहारा लेना चाहिए, पूरा पूजा का। अगर विष दोष है, जी शनि चंद्रमा का मेल है, तो ध्यान रखें हम्म, माँ काली का मंदिर से संबंध स्थापित तुरंत कर लेना चाहिए। माँ जी काली के मंदिर में से तुरंत संबंध स्थापित कर लेना चाहिए, और चंद्रमा की चीजों का दान नियम से करवाना चाहिए। गरीबों ठीक है सर। में भी चंद्रमा की चीजें बांटी जा सकती, जी पर जो भी करें माँ काली के आंगन में ही जाकर के करें। जैसे मान लो आपका मन कर रहा है नमकीन चावल बांटे, तो माँ काली जी के मंदिर में जाकर के बंटवाएं। आपका मन है कि दूध देना है मुझे, तो दूध जो है माँ काली के मंदिर में जाके दें। या माँ काली की साधना, उपासना से ये दोष दूर होता है। पर सच्चे मन से अगर माँ काली के मंत्र का पाठ किया जाए, माँ काली का ध्यान किया जाए, तो आप देखेंगे आने वाली पीढ़ियों में ये प्रभाव नहीं बचेगा। नहीं तो सभी लोग इस पीढ़ी में मानसिक रूप से असंतुष्ट होंगे, खुश नहीं होंगे कुल मिलाकर के। और उनके कुछ लक्षण भी होते हैं, जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते वो जोर जोर के बोलते हैं घर में। जो बात करेंगे ना वो सारे जोर जोर के बोलना शुरू कर देंगे, आराम आराम से बात नहीं करते सब लोग। और थोड़ी सी जी बात होते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू। और एक जना दूसरे को दबाने के लिए वो उससे भी ज्यादा बोलेगा तेज। तो ये दिखाता है कि लोग खुश नहीं हैं। ठीक और है। सर ग्रहण के ग्रहण लिए भी फिर वो पूजा जो होती है, चंद्र ग्रहण वाली पूजा करवानी पड़ती है? ग्रहण की पूजा करें और तीर्थ स्थान पर जाकर के जी स्नान का नियम बनाएं। जैसे किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, तो उसे जी नियम बना लेना चाहिए कि मुझे
तीर्थ स्थान पे जाकर के गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो फिर दान पुण्य गरीबों को जरूर करना चाहिए। और गंगा जी का जब स्नान करें थोड़ा सा दूध जल प्रवाह कर दे। और अगर दूध बांट सके ठीक है लोगों के सर। बीच में, दूध के पैकेट्स गरीबों में बांट सके तो उत्तम है। यानी इस कर्जे को जितना जल्दी चुका देंगे पूर्वजों का, उतना ही असर आप लोगों पर भी कम होने लगेगा। हाँ ठीक है अंकुश। सर। ठीक है। अंगारक। गुरु अंगारक में बाट खिलाओ जलेबियां गर्मा गर्म, बंदे का मन शांत हो जाएगा, खा के कहेगा वाह मजेदार आदमी आया आज। ऐसा पार्टी रोज आनी चाहिए। हैं, जलेबियां बांटो। गुरु जी प्रणाम। जैसे 8th हाउस में ये गुरु चंडाल दोष बन जाता है जुपिटर और राहु का, तो उसका क्या रेमेडी करेंगे? और जैसे आपने क्या बताया बोले अंकुश, कौन सा योग? गुरु चंडाल जुपिटर के साथ राहु बैठ गया 8th हाउस में। एक तो भैया गुरुजी बनाओ, और गुरुजी मिलेंगे निकम्मे टाइप के, ये ध्यान रखना। हाँ, ये ध्यान रखना। तो पर उनके निकम्मेपन पे ध्यान मत देना, और उनको कुछ ना कुछ देते रहो, बस दक्षिणा देते रहो उनको, कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट के रूप में देते रहो। और साथ में विद्या कार्यों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उनको स्टेशनरी की व्यवस्था करवाना या मुफ्त में पढ़ाना लोगों को, जैसी चीजें करते रहो। अच्छे पुण्य कर्म करो। साथ में तीर्थ स्थान पर जा करके जरूर कुछ ना कुछ हाल साल में एक बार किसी तीर्थ स्थान पे जा करके अच्छे लेवल पे सामर्थ्य के अनुसार भंडारा लगाना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे। तो गुरु चंडाल दोष में काफी हद तक कमी आ जाती है। तो वो इम्पैक्ट गुरु जी D1 के हाउसेस पे भी करेगा? जुपिटर अगर यहाँ पे डेंट मार देता है मतलब, तो सेम नहीं D1 नहीं अंकुश, ये आपको इफेक्ट तो आपको आएगा, जीवन में नहीं समझ में आएगी ये चीज। ये आपके पूर्वज, ये चार्ट है आपके पूर्वजों के किए गए कर्म प्लस आपको जो डीएनए मिला है उनसे। वो डीएनए कहीं ना कहीं हमें भी उसी तरह से सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जिसको हम कहते हैं ना, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, हम बहुत ही मॉडर्न सोच। लॉजिकल सोचते हैं, हम बड़े मॉडर्न हैं, हम इसमें बिलीव नहीं करते, हम उसमें बिलीव नहीं करते। एक्चुअली में दे आर सेइंग कि हम जुपिटर में बिलीव नहीं करते। और ये कौन है जो जुपिटर में बिलीव नहीं करता? ये वही है जिनके पूर्वजों ने का गुरु फंसा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए, जिन कुंडलियों में गुरु फंस जाता है D12 चार्ट में, छठे में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, अक्सर उस परिवार में लोग कर्म कांड को, पाठ पूजा को, मान दान पुण्य को, इन चीजों को मानने वाले कम होते हैं। या किसी टाइम विशेष पे बस, जिसको कहते हैं ना करना है, चलो नहीं 10 लोग क्या कहेंगे तो कर देंगे, पर दिल से करने वाले लोग नहीं होते। अनुष्ठान कार्यों में पार्टिसिपेट ढंग से करने वाले लोग नहीं होते। तो ये थोड़ा सा ये पता चलता है कि भाई पीछे से आया। तो हमारी आदत कैसे डेवलप हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब हमारे अंदर चेंज आए, हमारे अंदर परिवर्तन आए। बहुत सारी चीजों को लेके हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, वो क्या है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। हाँ हाँ धीरेन्द्र जी। उर्मिला जी। एक मिनट। हेलो। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ धीरेन्द्र जी। ये यदि लग्नेश द्वादशेश ने घर परिवर्तन कर लिया जी और चतुर्थेश और अष्टमेश ने घर परिवर्तन कर लिया, जी तो दोनों स्थितियां तो गड़बड़ है। जी। तो चतुर्थेश को भी उसने खराब किया और लग्नेश को भी खराब किया। नहीं, आपने कहा है लग्नेश
और 12वें भाव में चला गया और 12वें का स्वामी लगन में आ गया। लगन में आ गया। ये एक केस हो गया। जी। अब दूसरा केस बताओ। दूसरा केस बता रहा हूँ कि चौथे भाव का लॉर्ड 8वें में चला गया, 8वें भाव का लॉर्ड चौथे में चला गया। ठीक है, जी। तो देखिए दो चीज बातों पे डिपेंड करता है। एक तो है भाव से भाव, कि कौन जी। से भाव का कौन से भाव से परिवर्तन हुआ। जी। पर परिवर्तन करने वाले ग्रहों का स्वभाव बहुत हद तक डिपेंड करता है। जी। जैसे कि लगन में लगन जो है धनु लगन हो, धनु लगन में लगन का लॉर्ड 12वें में चला जाए तो जी। गुरु होगा, और 12वें का लॉर्ड मंगल लगन में आ जाए। अब ये आपस में एक्सचेंज कर गए। जी। अब ये अच्छा होगा कि खराब होगा, तो जी। हम कहेंगे गड़बड़ हो गया। क्योंकि परिवर्तन का मतलब ये है कि वह उस ग्रह का जो कार्य है उसको वो खुद करेगा, मेरे कार्य को दूसरा ग्रह करेगा। जी। यानी कि मंगल जो है देखने में लग रहा है कि पहले भाव में चला गया, पर एक्चुअल में जो है वो 12वें में ही, 12वें भाव में अपना इफेक्ट दिखाएगा। और गुरु जो है पहले भाव में अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो पहले भाव के लिए तो ठीक हो गया, पर 12वें के लिए ठीक नहीं। तो कभी भी परिवर्तन ना पूरी तरीके से खराब होता है, इसको पूरी तरह से खराब नहीं कहना है। तो डिपेंड्स ऑन कि कौन सा भाव उसमें एंजॉय करेगा और कौन सा भाव तकलीफ में आएगा। कुछ बार कभी कभी ऐसा केस भी आता है कि दोनों फंस जाते हैं। जी। ठीक है? चतुर्थेश का अष्टमेश, चतुर्थ और अष्टम का परिवर्तन प्रथम दृष्टया बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर फिर अगेन डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट्स नेचर। अगर मान लो शनि का इम्फेक्ट 8वें पे आ रहा है, शनि और बुध का एक्सचेंज हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर शनि 8वें में आ रहे हैं एक्सचेंज के नियम के अनुसार, तो शनि विल एंजॉय द 8th हाउस, बट मरकरी फंस जाएगा, उसको 4th हाउस में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि चंद्रमा कह रहा है मैं तुझे घुसने नहीं दूंगा, तू आ कैसे गया मेरे घर में। तो बुध के साथ प्रॉब्लम है, और बुध क्या करेगा, चंद्रमा को डेंट मार देगा, क्योंकि चंद्रमा फाइट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के बात है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन। और लग्न का और इसमें शुक्र और मंगल का हाउस एक्सचेंज है। धीरेन्द्र जी, ऐसे सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्या चेंज है क्या नहीं, जब तक वो नहीं, पूरा मैं वही सिर्फ उसका पावर जानना चाहता था, जैसे आपने गुरु और मंगल का बताया। हाँ, मैं वही उसके लिए थोड़ा सा आप हमारे एस्ट्रो पाठशाला में जो वैदिक सूत्रों के जो मेरे वीडियोस है ना, उसको एक बार बड़े ध्यान से देखो, खास करके डिस्पोजिटर वाले। डिस्पोजिटर का जो मेरा कंसेप्ट है, जो मैंने भी समझाया है, भंडारी जी ने भी समझाया है, और जहां तक है प्रतापशील जी का भी वीडियो डिस्पोजिटर पर है। तो हमने बड़ा इसको, क्योंकि हमें जहां जहां फलित करने में कठिनाई स्टूडेंट को आती थी, हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। हिंदुस्तान में हमने देखा कि जब मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान की स्टूडेंट्स कहाँ गलती करता है, तो देखा कि डिस्पोजिटर का कंसेप्ट तो हमारे ज्योतिष की पुस्तकों में है, पर हर विद्यार्थी उसको सही ढंग से नहीं लगा पाता है। इसलिए हमने उनके ऊपर बड़ा स्पेशली फोर्स करके, तो उसमें विद एग्जांपल्स है चीजें। भवत भवाम का भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, वो भी आप चेक कीजिएगा जी। और उर्मिला जी। सर मेरा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल मीन जैसे लीनियज, टिपिकल ढूंढ के क्यों लाते हो मेरे लिए? सर वो थोड़ा ऐसे है कि जैसे लीनियज का है और D12 से हम 100% करेक्टली नजर आता है इसमें, मगर जब हम जन्म कुंडली बनती है टाइम ऑफ बर्थ, उसमें अगर उसका क्षत्रिय आ रहा है और यहाँ पे ब्राह्मण आ रहा है, क्योंकि फिर तो इसमें तो नाड़ी दोष भी हो जाता है अगर मैच मेकिंग में। तो नहीं, आप D1 में जो देख रहे हैं वो क्या चीज है, और ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए D12 में जो मैंने कराया था, स्पेशल बताया था। यहाँ पर जो है शुक्र को क्या माना है, आप खुद सोचिए। हाँ, फिर वो वहां से आ रहे हैं तो फिर वो ब्राह्मण ही है, मगर कहने का है तो। और क्षत्रिय किसे मान लिया हमने?
वो सन है, मून है, मार्स है। सन है, मून है, मार्स है, तो चंद्रमा कहाँ से क्षत्रिय आ गया? ये डिफरेंट है। इसलिए मैंने कहा उसको उससे मैच मत करो बिल्कुल भी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की क्या कहानी, और इस पर भी मेरा एक वीडियो है पूरा का पूरा, और उस पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का लगा हुआ है चित्र, ये बाकायदा। पर पुराने वीडियोस में जाके देखना जो आप राशि चार्ट पे ढूंढ रहे हो, उनका मकसद अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। D12 चार्ट में इसका कंसेप्ट और मकसद बिल्कुल अलग है। तो सर मैच मेकिंग में यहाँ जो ब्राह्मण निकल रहा है तो इस यहाँ D12 का नहीं देखेंगे? मैच मेकिंग में कौन सा ब्राह्मण ले आए आप? नहीं सर, अब जैसे यहाँ से हम देखते हैं लीनिएज का D12 से, तो यहाँ से अगर ब्राह्मण निकल रहा है, हाँ बोली बोली बोली। यहाँ से अगर ब्राह्मण निकल रहा है, अगर अगर क्षत्रिय निकलता है तो वो शूद्र का जो होता है ना वो तो हो जाता है, कैंसिल नाड़ी दोष हो जाता है। तो अगर ब्राह्मण यहाँ पे, उर्मिला जी आप गलत सूत्र को लगा रहे हैं। आप D12 चार्ट से मैच मेकिंग कहाँ से करने, मेरे को मैंने तो नहीं जनरल है बताया ये, तो है। ये जनरल चीज, ये ओवरऑल जनरल चीज है और एक्यूरेट लीनिएज हमें बताता है। नहीं मैं तो खुद भी D12 नहीं समझ पाया इसको, मतलब मैच मेकिंग D12 चार्ट से। नहीं, D12 से मैंने देखा कि भाई लीनिएज हमारी कहाँ से है। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जैसे ब्राह्मण जनरल, क्षत्रिय वैश्य सूत्र वहीं से तो बता रहे हो आप D12 से। जी 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 सर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो आज तक कभी पढ़ा नहीं, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं कि D12 चार्ट से हम मैच मेकिंग करेंगे। नहीं, यहाँ से तो वैसे होती नहीं है, मगर ये कि अगर यहाँ से लीनिएज देखते हैं ना तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन इस मामले में हो गया था। हाँ नहीं नहीं, वो गलत है, वो आप मत अप्लाई कीजिए। अगर अच्छा ये, सिर्फ मैच मेकिंग में देखना है तो लड़का लड़की का D12 चार्ट का, मैं ना बहुत सिंपलिसिटी में यकीन रखता हूँ, बहुत हम्म, कॉम्प्लिकेशन में नहीं। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजों को पढ़ करके उसको सिंपल बनाने का प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है अगर जिसको मैं सिंपल नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, ताकि भाई ज्योतिष की कुछ तो उपयोगिता होनी चाहिए। आप नोट्स लेकर के बैठ जाएं, PDF लेकर के बैठ जाएं, लेक्चरर 1 घंटे के लिए सुन लें, और जब आप लगाने बैठे आपको कुछ भी ना समझ में आए तो उस ज्योतिष का क्या फायदा। अभी सिंपल सटीक बताया है, 7th हाउस देख लो D12 का, मैलिफिक बैठा है या बेनिफिक बैठा है। ओके 7th हाउस का लॉर्ड छठे में बैठा है कि 8वें में बैठा है कि 12वें। सिंपल सटीक, उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो लीनियज आ रही है, लीनियज का मतलब केवल वो गोत्र ही नहीं है, आपका DNA, राइट। उसका गुण स्वभाव प्रकृति, जो आपको बुजुर्गों से प्राप्त हुआ है जो संस्कार, वो सब उसमें आ जाए। मैरिज का संस्कार देखना है 7th देखो, स्पिरिचुअलिटी का संस्कार देखना है 9th देखो, पुण्यों का संस्कार देखना है 5th देखो, पाठ पूजा का संस्कार देखना है 5th देखो। बहुत सिंपली वे में, सिंप्लीफाइड वे में कर। मैच मेकिंग का क्या मकसद है? मैच मेकिंग का मकसद है कि पति पत्नी का गाड़ी ठीक चले, और हमने तो मैच मेकिंग में काहे को जाना, सीधा सप्तम बता दिया ना। अब जिसके बाप भी छोड़ के भाग गया था, दादा भी छोड़ के भाग गया था, दादा ने भी 2 शादी करी, परदादा ने 3 शादी करी, लीनियज दिखा रहा है ना। तो जरा सा झगड़ा होगा वो कहेगा अच्छा चलो चलते हैं कोर्ट में तलाक लेंगे, और एक की 7 पीढ़ियां है उनमें किसी ने तलाक ही नहीं लिया। अब पति पत्नी में नहीं बन रही, हर कोई कहेगा बेटा हमारे खानदान में तो किसी ने आज तक तलाक नहीं लिया, अपन कैसे लेंगे। और आप देखना वो लड़का हमेशा एफर्ट्स करेगा अपनी मैरिज को बचाने का, या वो लड़की हमेशा एफर्ट्स करेगी अपने मैरिज को बचाने के लिए। यहाँ इस पॉइंट को पकड़ो ना, आप काम मैच मेकिंग में चले। सही से सर, एक और बात है, ये पितर जो दोष जो है वो हम 6 और 8 दोनों से देखेंगे D12 के? नहीं, फिर आप मेरे पितृ दोष का वीडियो देखो, 3-3.5 घंटे का है। पितृ दोष जब बनेगा जब नवम भाव पीड़ित होगा, जब सूरज पीड़ित होगा, 9th हाउस एंड सन, सन नीच का हो जाए, सूरज शनि के साथ बैठ जाए, सूरज राहु के साथ या केतु के साथ बैठ जाए, या 9th हाउस का लॉर्ड पिट जाए या खराब हो जाए, या 9th हाउस में राहु बैठ जाए, या 9th के लॉर्ड के साथ राहु बैठ जाए, तो पितृदोष बन जाए। इसका 6ठे 8वें से कोई लेना देना नहीं।
सर इसमें मून भी देखेंगे अगर मदर की साइड से आ रहा है तो? मून होगा तो मून भी देखेंगे। हाँ, आप है ना छोटे छोटे फार्मूलों को पकड़ो। देखो आप ज्योतिष को बड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि आप में बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम से। यस सर, थैंक यू। हाँ अभिलाषा जी। सर अगर 5th और 9th लॉर्ड 10th में दिख रहा है और 10th लॉर्ड 11th में दिख रहा है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई कर्मठ फैमिली था, एंसेस्टर्स एंड दे वुड प्रोग्रेस। पहली बात तो 5th और 9th दोनों मिलके अगर 10th में आ गए ये बहुत अच्छा योग हो गया, अपने आप में लक्ष्मी योग है। ये दिखाता है ये बड़ी प्रॉस्पर फैमिली है, इनके डीएनए में ही प्रॉस्पेरिटी, इनके डीएनए में ही व्यापार है, इनके डीएनए में ही ताकत को कायम करना है समाज। चलो सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीजें। हाँ जगदीश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अष्टम में राहु और केतु हो तो, और 6 में बुध है, तो उसके लिए क्या जो 6 का कर्जा बहन छठा, नहीं नहीं वो लाल किताब वाले नहीं लगाने जगदीश जी। अच्छा, बहन बेटी का कर्जा नहीं लगाना है। जो हमारे वैदिक के जो पितृदोष है, मातृ दोष है, गुरु श्राप है, सर्प श्राप है, वो सब लगाने हैं ना। तो फिर लाल किताब वाले नहीं लगाने। हर जगह नहीं अप्लाई करेंगे। अगर बुध छठे में है तो बिजनेस कैपेसिटी में कमजोरियां देता है, उस व्यक्ति को व्यापार को चलाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। उनके पूर्वज भी जो है नौकरी वाले, अक्सर जो है नौकरी वाले खानदान को रिप्रेजेंट करता है। जब भी बुध छठे में, 8वें में, 12वें में चला जाए तो D12 चार्ट। राहु अष्टम में आ जाए। राहु का मैंने कहा ना, राहु तो क्या मैंने कल की क्लास में क्या बताया था आपको, राहु चीजों को लिए अच्छा नहीं होता, वो बाधा कारक, चीजों को उलझाने का काम करता है। पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, चलिए। हाँ शोभा जी, देखिए मुझे लगता है आप लोगों का जो समस्या है उसको फार्मूला लगा, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक दो चार्ट दिखा करके प्रैक्टिस की जाए तो ही बेटर होगा। पर हमारा क्लास तो इतनी हो गई, हमने तो क्लास कम की कह रखी है और अभी तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैं पहले ही बड़ा स्लो चलने वाला हूँ, तो इसीलिए आपको मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ तो आपको लगेगा कि यार ये जल्दी भाग गया है, पर इंटरेस्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। इसके लिए कोई, मैं कुंडली पर एक कुंडली का विश्लेषण करने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है। हाँ शोभा जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। जैसे यहाँ पे D12 चार्ट में जो लग्नेश है वो बैठ गया 7th हाउस में, सूर्य जी कुंभ राशि में, और साथ में राहु भी है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, पितृ ऋण हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, पितृ ऋण भी हो गया। और ये इस बात को दिखाता है कि इस परिवार के लोग शादीशुदा जिंदगी से दुखी रहे, बड़े बुजुर्ग तक कोई खुश नहीं रहा है। जी, और इसमें जो 7th के जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में आ गए, शनि हाँ मंगल वो तो के और गड़बड़ हो और गया। खराब हो गया, और खराब हो गया। तो और ऊपर से ये इसमें है मकर राशि में बैठे हुए 6th हाउस अब वो में। कोई भी हो, इतना तो आप लोग पता लगाओगे ना। अच्छा, और अगर शुक्र 10th हाउस में अपने ही राशि में, वृषभ राशि में है, तो वो कैसा है? ऐसे नहीं बता सकता शोभा जी, कल को गड़बड़ हो गई। अभी तो डिस्पोजिटर का कंसेप्ट समझा रहा था मैं। जी जी देखो जी। आप लोगों को कई बार लगता है कि इससे बोले तो आप लोग तो मेरी बात को ले लोगे सीरियसली, और मुझसे गलती हो गई तो, क्योंकि मुझसे भी तो गलती होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि मैं खुद ही नियम के अनुसार नहीं चल रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वो बात बताता हूँ जो बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कि आपने अभी बोला सूर्य और राहु एक साथ, अभी बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, और बैठा 7th में, तो ये बड़ा स्ट्रांग है। आप डिस्पोजिटर कहीं कुछ बैठ जाए, बचना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने तुरंत कह दिया नॉट गुड फॉर द हैप्पी मैरिज लाइफ। पर मैं हर केस में नहीं कह सकता। 10th में शुक्र बैठ गया
अब उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, किस तरीके से बैठा है, उसको कौन सा ग्रह दृष्टि दे रहा है, कहीं वो पापकर्त्री में तो नहीं बैठा हुआ है, वो सारा उलझ जाएगा। मैं कुछ का कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा। जैसे अभिलाषा जी ने क्वेश्चन पूछा, वो बड़ा क्लियर कट क्वेश्चन था कि नवम पंचम बैठे दसम में। ये क्लियर है, टोटल क्लियर है, इसका जवाब देना बड़ा इजी है। भाई लक्ष्मी योग तो बना ना, आपको बहुत स्ट्रांग बना के कम बना पर बन गया, ये पक्का है। अब वो बहुत 300 करोड़ का आसामी है कि 500 करोड़ का आसामी है, डेट्स ए डिफरेंट थिंग, पर वो बन गया। या 100 करोड़ का आसामी है, वो एक अलग बात है, पर वो बन रहा है। तो क्लैरिटी वाली चीजों का मैं जवाब आप लोगों को दे देता हूं, जो अनक्लियर हो इसलिए मैं इग्नोर करता हूं। आपको ये ना लगे कि हमारे प्रश्नों का इग्नोर किया जाए, इग्नोर नहीं करता। कुछ चीजें मैं आपके ऊपर जानबूझ के छोड़ता हूं, ताकि आपको भी तो होमवर्क मिलेगी नहीं कि ढूंढना है। मेरा पितृ ऋण के ऊपर 3.5 घंटे का वीडियो है एस्ट्रो पाठशाला, जाओ और उसको देखो, कितना गहराई तक मैं लेकर के गया हूँ चीजों को, आप उसको पढ़िए। हाँ रघुबीर जी। सर सूर्य मंगल राहु जी तीन जो है वो थर्ड हाउस में बैठे हैं। हाँ, एक तो सर ये पितृदोष लग गया जो अभी हो गया, और अंगारक जी। दोष भी है और पितृदोष भी है। और सूर्य नीच का भी है। हाँ तो सूर्य वैसे पितृदोष लग गया तो समझो जब ही लगता है जब ये सूरज फंस जाता है। लेकिन इसका डिस्पोजिटर केंद्र में है। हाँ केंद्र में बेशक हो जाओ, जब अभी बोला ना ग्रहण लग गया ना, जब डिस्पोजिटर पूरी तरीके से बचा नहीं पाता। ठीक है। और एक दूसरा पूछना था, ये जैसे 12वें का लॉर्ड जो है वो 8th में बैठ गया, तो जी वो क्या विपरीत राजयोग को बनता है इसमें? नहीं। ना ना ना, विपरीत राजयोग इसमें नहीं बनता। उसका क्या मतलब होता है 12 से 5? 12वें से क्या देखा गया है, देखो हमने किसको बताया है, हमने नानी को सॉरी नाना को बताया है, हमने दादी को बताया। जब नानी सॉरी जब नाना और दादी को देखना हो तो देखिए कि 12वें का लॉर्ड कहाँ गया। वो 8वें में गया, पर 8वें में तो गया, पर वहां से कितनी दूरी पे गया, यानी कि वो अपने से नवम 9th। स्थान में गया है, अपने से नवम स्थान में गया। तो नवम स्थान में जाना कोई बहुत खराब नहीं हुआ, अपने से जितनी दूर गया वो खराब नहीं हुआ, पर ठीक है। अष्टम भाव अपने आप में खराब है। इसका मतलब मिक्स टाइप के रिजल्ट, उनको कुछ हद तक परेशानियां, उनको बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां लगेगी वो ग्रह पर डिपेंड करेगा, लंबा केस। ओके, थैंक यू सर। हाँ वरुशाली जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी गुरुजी, कल के लेक्चर में आपने बताया था कि जैसे 6, 8, 12 भाव में जो ग्रह होंगे उनके उपाय हम कर सकते हैं, जी लेकिन D9 में 2, 5, 8, 9, 8 और 11 इस वो चीज राशि में अलग है। जो भी नहीं नहीं ग्रह नहीं नहीं बैठेंगे। नहीं 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 वरुशाली जी, वो आपने इस पे भी बात की थी, व्हाट्सएप पे भी हाँ बात हाँ, की थी। मैंने वो डाला हाँ था, नहीं 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 तो वो वो ये नहीं होगा। नहीं नहीं वो D1 का है। ये आप अपने पूर्वजों का कर्जा चुकाने की बात कर रहे हैं। D1 D9 मैंने आपको क्या बता रखा है, वो सारा हाँ समझाया कि नहीं जाए। क्रियामान कर्म को हम कहाँ से देखते हैं, प्रश्न शास्त्र से। नमान से हाँ कौन से कर्म देखते हैं, प्रारब्ध। प्रारब्ध कहाँ हाँ से देखेंगे, नमांशा से। हाँ संचित कर्म कहाँ से देखेंगे, D1 में। जो वो कर्म हाँ, सिद्धांत का था कि किसका उपाय हो सकता है किसका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, हाँ वो प्रारब्ध की बात था। ये अच्छा, पूर्वजों तो का है, वो यहाँ ये पे नहीं लागू होगा। आपका इंडिविजुअल कर्म आता, इंडिविजुअल। यू एज ए हाँ, सोल, यू एज ए ओके। सोल, आपकी सोल जर्नी कैसी रही है, उस अच्छा सोल अच्छा, जर्नी के ओके। दौरान आपके हाँ हाँ, पास पूर्व के कौन से पुण्य कर्म हैं और कौन से खराब कर्माज आप अपने साथ लेकर के आए हो, वो यूर अच्छा, ओन जर्नी है, ये उसकी कहानी थी। ओके D12 ओके। चार्ट आप जिनके द्वारा लाए गए हो इस धरती पे, हम लाए गए अपने माता हाँ पिता के, हाँ हाँ अभी हाँ, उनकी जर्नी की बात कर रहे हैं और उनका अच्छा इम्पैक्ट हम पर आता है, तो वो वाला फार्मूला यहाँ नहीं काम। ठीक है। अच्छा, ओके ओके, ये समझ सर में आ गया। और सर गुरुजी, ये पूछना था कि जैसे चंद्र राहु या चंद्र केतु
कर्क राशि में ही हो तो चंद्र को बचाने वाले के लिए डिस्पोजिटर भी नहीं है। लेकिन जैसे चंद्र से 5th में या फिर चंद्र से 9th में अगर गुरु है या फिर उसका मित्र सूर्य है या मंगल है अगर तो समझ क्या वो लीजिए, उनको मदद अगर करेंगे? समझ लीजिए, अगर चंद्रमा राहु जी के साथ चला गया तो गया, हाँ, है ना। गया। अच्छा। जैसे ये याद रखो, हरियाणा में कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, तो गए भैंस पानी। अच्छा। अब चाहे गुरु जी देखे चाहे कोई देखे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ देखो इसमें से एक बाहर आज निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है? गुरु चीजों को सुधारता है। कैसे हम्म। सुधारता है? अपना अच्छा। उपदेश से, अपने हम्म। ज्ञान से, उसको हम्म। सलाह दे करके। अब एक आदमी अच्छा। कहता मैंने कहा सुधरना ही नहीं, कर लो जो मर्जी, जो करना है कर लो। अच्छा। तो आप उसको कैसे सुधारो? नहीं सुधार सकते। सर तो सर तो इसके बहुत इसमें सारे डोनेशन एंसेस्टर्स, या तो बहुत सारे एंसेस्टर्स अपना अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह प्लेस हो गए, तो ये हम लोग क्या 12th हाउस से चेक कर सकते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल इससे चेक गलती होगी। करेंगे कि बहुत राउंड राउंड घूम जाओगे, कुछ समझ में नहीं हम्म आएगा। हम्म परदादा जी, अब हमारे जो हिस्ट्री है, जो हम्म हमारे पंडे लोग आते हैं, वो बहुत सालों से, हम छोटे छोटे जब से आते हैं, और वो हमारी हिस्ट्री बताते हैं, अयोध्या से बताते हैं, और करेक्ट। इतना गोल गोल घुमा देते हैं कि आधा हिंदुस्तान घुमा देते हैं, और फिर वो राजा एंड में राजस्थान से फिर पहुंच गए हरियाणा में। तो करेक्ट कहाँ सर। कैसे पता लगाएंगे ज्योतिष के माध्यम से? अयोध्या से निकले, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ, यूपी के कौन कौन जगहों से हैं। जब से पता चला हम अयोध्या से, यूपी से प्यार हो गया, नहीं तो हम कहते थे आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो बोलते नहीं थे हरियाणा वाले, हैं, तो उत्तर प्रदेश बोल देते थे। अब जैसे पता चला, अरे बाप रे, ये हमारे पूर्वज तो यहीं से आए थे, और बड़े प्यार से कहते ये उत्तम प्रदेश है। हैं, तो अपनी जड़ों से सबको प्यार होता है। पर खैर, मजाक की बात, ये मत देखने की कोशिश करो कि पूर्वज कहाँ कहाँ मूव करे, नहीं बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ गुरुजी यहाँ से कुलदेव कुलदेवी पता कर सकते हैं? नहीं नहीं, डी 20 चार्ट, ओके। ओनली डी 20। देखो, आप वर्ग कुंडलियां इसलिए सीख रहे हो कि स्पेशल, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक चार्ट है आपके पास, और बहुत इंसाइटफुल है, बहुत गहराई में जाके बता रहा है। तो अपन क्यों चक्करों में पड़े? सर जैसे इन्होंने मून और राहु का कहा, तो उसके लिए रेमेडी तो ये मतलब डोनेशन और मंत्र जाप कर सकते हैं, उससे कुछ फायदा होगा? मतलब मेन चीज तो यही है। बहुत सी चीजें, बहुत से उपाय हो सकते हैं ना। हाँ गुंजन जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई पितृदोष और D12 में। सपोज हमने पितृदोष ढूंढा है ही नहीं, D1 में जुपिटर, आप पहला कंडीशन ये थी कि जुपिटर के हाउसेस में जुपिटर के शत्रु होने चाहिए, और आपने भी बताया था जो नहीं नहीं आपकी भी गुंजन सन। जी, यहाँ यहाँ बहुत सटीक है, यहाँ बहुत सटीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ नवम भाव को और सूर्य को याद रखना, किसी चीज को याद नहीं रखना। ओनली D12। डी 12 के अंदर ओनली 9th हाउस एंड द सन। तो D12 के जो मेन कारक हैं तो जुपिटर और सन है, मतलब 9th हाउस एंड द सन। 9th हाउस एंड सन। हाँ, नवम भाव में अगर राहु आया बैठा है तो हो गया पितृदोष। 9th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा है तो हो गया पितृदोष। सूर्य राहु के साथ बैठ गया तो हो गया पितृदोष। ऐसे बनेगा ये। और ये पितृदोष कौन सा है? ये जो पीढ़ियों से चला आ रहा पितृदोष है, ये वो पितृदोष को बता रहा है। ये बहुत पीछे की पीढ़ियों को, कर्म को बता रहा है। और गलती से वो आ गया, मतलब गलत हाउस के अंदर, छठे में आ गया, आठवें में आ गया, तो ये बहुत सीरियस हो गया है। ये उसकी सीवियरिटी को दिखाता है कि लग गया है, ये सीवियर हो गया है। ये संतान पर बड़ा भारी बाधक बन जाता है कई बार। जैसे हमारे पास कई बार केस आते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर से चेकअप कराओ, संतान नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी, डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने दोनों को आजादी दे दी है कि दोनों नॉर्मल हो, अब भगवान जब देगा देगा। तो अब आपके पास आए, भगवान दे ही नहीं रहा है। मतलब मेडिकली दोनों फिट हैं, उनके जांच के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, पर फिर भी संतान नहीं हो रही है। तो D12 चार्ट में ये देखो, ये गड़बड़ कहाँ पे बैठा हुआ है, का कितना सीवियर है। अगर ज्यादा सीवियर है, संतानहीनता कर देता है।
या संतान का मामला गड़बड़ा सकता है। बहुत सी चीजों पे इफेक्ट आ सकता है। खैर मैं ये नहीं कहता कि केवल संतान होगा, जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने देने का प्रयास किया है। कई बार तो सर बच्चों की शादियों में दिक्कत पैदा कर देता है। बहुत सारी चीजें, पितृदोष जो है कहाँ जाके इफेक्ट डालेगा कुछ नहीं। अब मान लो राहु और सूरज एक साथ सप्तम में आ गए, ये मैरिज पे इफेक्ट डाल देगा बहुत बड़ा। बच्चों की मैरिज होने में भी दिक्कतें रहेंगी, और हो गई तो उनको चलाने में बड़ी दिक्कतें रहेंगी। तो बहुत सारा पितृदोष कहाँ इफेक्ट मारेगा वो देखने में पता चलेगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए वो पितृदोष वाले रूल लगेंगे कि कौन कर सकता है? वो तो हाँ सब बिल्कुल वही लगेगा। फैमिली एल्डर। गुरु जी, चलिए हो गया। गुरु जी, D7 का ऐसा पीपीटी आप हमको देंगे? है जी क्या? D7 का जो पीपीटी धारक भाव के लिए जो D7 जैसे आपने D7 बता दिया। देखो एक्चुअली में वो तो वैसे ही दे दिया था, ये वाला आज वाला भी दे दूंगा, पर मैं खुद भी उसको सही कर रहा हूँ। और वो देखो कितना उसमें रेमेडीज भी डाली है मैंने। आपका हैंड डी रिटन है सेवन में चले। D7 में रेमेडीज भी डाली है मैंने। आप लोग बराबर। सब खुश हो जाओगे जब मिलेगा आपको। मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही है, बस वो उसकी वजह से कुछ रेमेडीज मैंने उसमें एड ऑन करवाई हैं। गोपाल सहस्त्र नाम मैंने एड ऑन करवाया उसके अंदर। गोपाल मंत्र तो था ही था, और भी कई रेमेडीज मैंने लाल किताब की रेमेडीज भी डलवा। और बोलो, मैंने कहा खुश होने। सर इंग्लिश में है ना? हम वेट करेंगे उसके लिए। नहीं, हिंदी में। थैंक यू। सर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अब दिक्कत ये है उर्मिला जी, मुझे कहाँ अंग्रेजी इतनी आती है। गूगल से अब समस्या ये है। ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नहीं बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं। चिंता मत कीजिए, लिखिए। हमारे लड़कों ने ही उनको बताया है ना, फिर भी देखो कोशिश की है। थैंक यू। हाँ मंजू जी, म्यूट पर है, म्यूट पर। 4th हाउस में शनि के साथ राहु बैठा है तो कैसा रिजल्ट देगा? रिजल्ट मैं नहीं बता पाऊंगा मंजू जी, अभी तो मैंने बताया कि मैं रिजल्ट नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो गुरुजी एक चीज और, कल की मेरी 5-10 मिनट की वो क्लास छूट गई थी, फोन पे भी बात नहीं हो पा रही, तो उसको कैसे मैं कवर करूं? वीडियो आएगा ना। मेरे को तो 3-4 पीछे के भी रह रहे हैं, वो बात ही नहीं हो पा रही, आ भी नहीं पा रहे। पता नहीं क्या चक्कर है। कल फोन मैं से भी ऐसा करता हूँ, फोन भी कोई नहीं बात उठा नहीं, रहे। आप चिंता ना करो। कल मैं बिठा करके आपके घर पे फोन करवाता हूँ, आप चिंता ना करो। हाँ, क्योंकि आपको करना आता नहीं है, आपके बच्चे उसको टैकल नहीं करते वो हैं, तो मैं जो मुझे वो, स्टाफ ने बताया, जो नहीं मैं मैंने कर दिया, वो मैंने दिया, भिजवा दिया। हाँ, तो एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं मंजू जी, ऐसा नहीं हो अब सकता। कहीं ना आप कहीं फोन पे बात कराना, फिर देखना। हाँ मैं कई दिन से मैसेज भेज रही हूँ लगातार। नहीं, वो मुझे बताते रहते हैं कि आपका फोन आया, फोन आया। वो कहते हैं जी हमने कई बार भेज चुके हैं, कई कई मेल्स पर भी भेज चुके हैं आपको। आपने दो दो बार मेल भेजी, वो 2 बार। मुझे पता, आइडिया जरूर रहता है मुझे। आप लोगों का किसी का फोन जाता है ना, तो हाँ, मुझे आइडिया रहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं। अच्छा गुरुजी एक चीज और पूछनी थी कि हम्म। जो अंश बल से आप कह रहे थे कि 2 ग्रह बैठ जाते हैं किसी भाव में, तो जो अंश बल से मजबूत होगा उसका चलेगा। मंजू तो जी, अंश बल नहीं कहा था मैंने। अ- अपने आप से अंश मत जोड़ दो। अंश अच्छा, से बहुत कुछ और बात बन जाएगी। अच्छा, हाँ, लोग कुछ का कुछ मतलब निकाल लेंगे भाई। कई बार ये वीडियो जो है यूट्यूब पे चले जाते हो, कहते हैं गुरु जी क्या क्या सिखाते रहते हो उल्टा सीधा, खुद कुछ नहीं आता गुरु जी को। ठीक। और क्या होता मुझे कई बार ध्यान में नहीं आता। मैं भी हाँ भर जब भर लूँ, हाँ हाँ ठीक है तो ठीक नहीं ना, तो ये ध्यान नहीं रहता। हाँ सर एक और छोट जितेंद्र जी। प्रणाम गुरुदेव। सर मैं यदि जानना चाहूँ कि जो इनके देवता होते हैं D12 हाँ चार्ट के, जी, उससे रिमेडी को कैसे करना है वो तो आपने बताया, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको उठाया कैसे कॉम्प्लेक्स जाए? नहीं नहीं जैसे जितेंद्र जी, मैं 1/9। जितेंद्र जी क्या है, दो है। एक तो डिवीजन बना रखे हैं, दूसरा एक ये भी है कि 12 भाव के 12 देवता है, और उनमें से मैक्सिमम वो हैं जो आम आदमी ने जिनका नाम भी नहीं सुना। और देवता जानने से मकसद पूरा नहीं होता जब तक हम देवता का मंत्र को नहीं जानते हो।
उनकी पूजा विधि नहीं जानते हो। आप कल को मैं बोल दूं या कोई मुझे, मैं अपने ऊपर लेता हूं कि आपने मुझे कह दिया कि आप फलाने देवता की पूजा करो, और मुझे अब समझ में नहीं आ रही कि बता तो दिया, मैं ये पूजा कैसे करूं, ये इसकी विधि क्या होगी, बताने वाले को भी नहीं मालूम, तो मैं कैसे बताऊंगा। आप में से अगर मैं नाम वो लिखवा दूं, लिखवाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लास्ट में मेरे ऊपर ही पड़ना है। आप कहोगे अच्छा जी ये देवता का मंत्र भी बताओ और इसकी पूजा भी बताओ, फिर मैं कहूँ अरे ये तो मुझे खुद को नहीं पता, या मैं झूठ बोल दूंगा। वो भी कहीं ना कहीं से यूट्यूब, कहीं ना कहीं से गूगल से जाऊंगा और एक मंत्र उठा लाऊंगा, चिपका दूंगा। 3 दिन बाद आपने ही मुझे मंत्र पूछ लिया कि वो मंत्र क्या था जी, वो शेषनाग का मंत्र क्या था। मैं ही चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उठा के कहीं लगाया था, चिपकाया था, तो मुझे तो खुद को पता नहीं है। तो मेरी क्या कहा है कि मैं सिर्फ कोर्स पूरा कराना है, या पेज भरवाने हैं, या पीपीटी भर के देनी है, वो मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको चाहे मैं 50 सूत्र ना दूं, 5 दूं, पर 5 ऐसे दूं कि जब आप लगाओ और इस कोर्स को करने के बाद आपको ऐसा फील हो, हाँ भाई D12 से भी मैं कुछ चीजें पता लगा सकता हूँ, मैं D7 से भी पता लगा सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए, जो आपको सीधा सीधा बुक से या कहीं और से नहीं मिलता, वो यहाँ से मिलना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत आसान है, अभी लड़के को बोलूंगा कल, बेटा ये 12 देवता और ये फटाफट मारे फोटो खींच और अभी लगा इसको भी पीपीटी में और भेज दे, और यहाँ लगा के मैं भूल जाऊंगा अपने आराम से। पर क्या है कि मुझे लगता है जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप लोगों को कैसे दे दूं करने के लिए, है ना। अचानक से मुझे कोई नया देवता बता दे और कहे जाके पूजा करके आओ, मैं कई देर तक यही सोचता रहूंगा कि महाराज जी आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। अब मैं आम आदमी को बोलूं जाओ हनुमान जी के पास, वो राजी राजी भागा चला जाएगा। अरे भाई वो जानता है हनुमान जी को। जाओ कृष्ण जी के पास, वो जानता है कृष्ण जी को, वो राम को जानता है। तो उपाय प्रैक्टिकली ऐसे होने चाहिए जिन्हें कर सके, है ना। आप किसी को बेचारे को कह दो शीर्षासन कर लो, ग्रह सारे ठीक हो जाएंगे, हैं वो बेचारा का शीर्षासन कैसे करेगा बेचारा, हैं वो कहेगा ग्रह तो पहले ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से गुरु जी आप शीर्षासन पे और लगा दो मुझे, हैं और भी खराब हो जाएंगे मेरे। ठीक है, हाँ मुकेश जी। धन्यवाद गुरुदेव। योगेंद्र जी। सर ये राजयोग बनता है D12 में, उसका क्या असर होता है? ऐसे गज केसरी बना है ऐसे मेरे बच्चों में। हाँ गज, ये पैसे रुपए पैसों की कमी नहीं छोड़ता योगेंद्र जी। अच्छा अच्छा। पैसे रुपए पैसों की कमी नहीं छोड़ता, प्रॉपर्टीज बनवा देता है, एसेट्स बनवा देता है ये। अच्छा, और हाँ। मेरे मेरे में और 11th हाउस सरकारी, में। और कई बार तो सरकारी नौकरी अच्छे पदों पे लगवा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके सर। हाँ मुकेश जी। गुरु जी अगर 6 से 12th में राहु और केतु अकेला हो जी, तो क्या ऐसा कैसे कैसे हो सकता है कि 6th 8th 12th में राहु केतु अकेले हो जाएगा? अगर वो ऊंच का बेटा हो तो? नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं, जैसे 6th में राहु है। हाँ नहीं, 6th में राहु मीन राशि में है, और 12th में, सॉरी 6th में कन्या राशि में है और 12th में मीन राशि में केतु है, तो क्या उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है? ट्रीटमेंट तो की तो जरूरत है ही है। अपने पूर्वज हमारे ऊपर कर्जा तो छोड़ गए हैं, काफी टफ कर्जा छोड़ के गए जो हमें चुकाना पड़ रहा है। तो राहु केतु के लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए? ट्रीटमेंट, राहु केतु तो प्रतीक है ना, चीज को सिवियरिटी को बढ़ाने में, प्रॉब्लम को बढ़ाने में इनका योगदान। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी लोग। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम। धन्यवाद।